तो चलिए आज की क्लास में देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एंड परिचारी भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही एंड कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही भर्ती के लिए रुक्मिणी बुक का पब्लिकेशन में याद रखिएगा 28 सेट से। ठीक है, इसमें इस बुक में कितना सेट से याद रखिएगा 28 सेट से, जिसमें से पहला सेट आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, पहला सेट आज की क्लास में कवर करेंगे। इसमें सिर्फ खाली जीके जीएस का क्लास हुआ। ठीक है, इसमें सिर्फ किसका क्वेश्चन उठाए हैं, सिर्फ खाली जीके जीएस का और करेंट अफेयर्स, और रहेगा हिंदी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे। सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फिर क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, अब की बार क्या करना है, नौकरी को पक्की करना है। अब की बार क्या करना है, नौकरी को क्या करना है, पक्की करना है। ठीक है, तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं क्लास को। सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि निम्न में से किस अफ्रीकी देश का तट भूमध्य सागर से नहीं लगता है। निम्न में से किस अफ्रीकी देश का तट है जो भूमध्य सागर से नहीं लगता है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो ऑप्शन ए है अल्जीरिया, ऑप्शन बी है लीबिया, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है सूडान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, तो याद रखिएगा सूडान देश का, यानी कि भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ठीक है, सूडान देश है जो याद रखिएगा, यानी कि भूमध्य सागर से नहीं लगती है। तो सूडान देश है जो किस सागर से लगती है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है, लाल सागर से लगती है। किस सागर से लगती है, तो याद रखिएगा लाल सागर से लगती है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बाकी सब हो गया, जैसे अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र हो गया, ये सब यानी कि याद रखिएगा किससे लगती है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर से लगती है। किससे लगती है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर से लगती है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अगर बात किया जाए कि भूमध्य सागर से यानी कि भूमध्य सागर से कितने देश सीमा लगाते हैं, तो याद रखिएगा 21 देश सीमा लगाते हैं। भूमध्य सागर से कितने देश सीमा लगाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 21 देश सीमा लगाते हैं। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, और कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो जरूर छापिएगा ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम निम्न में से कहां है। बताइएगा स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम निम्न में से कहां है। बेहद इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल। तो ये सब सवालों पर क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब सवालों पर क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है छोटा नागपुर के पठार, ऑप्शन बी है अमरकंटक पहाड़ी, ऑप्शन सी है सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन डी है विंध्य श्रेणी। तो सभी लोग बताएंगे कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम होता है, याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से होता है। कहां से होता है, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से होता है। ये भी थोड़ा सा एक ठो पॉइंट स्वर्ण रेखा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी से बहुत बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। ठीक है, बहुत बार स्वर्ण रेखा नदी से एग्जाम में सवाल आ चुका है। तो क्या कीजिएगा, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठार कहां स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा झारखंड राज्य में स्थित है। कहां स्थित है, तो याद रखिएगा झारखंड राज्य में छोटा नागपुर के पठार स्थित है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि स्वर्ण रेखा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा कितने राज्यों में बहती है, तो याद रखिएगा हमेशा 3 राज्यों में बहती है। स्वर्ण रेखा नदी हमेशा याद रखिएगा 3 राज्यों में बहती है। पहला तो हो गया झारखंड, एक तो देखिएगा पहला क्या हो गया, झारखंड हो गया, पहला झारखंड हो जाएगा, झारखंड। दूसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा राज्य हो जाएगा यानी पश्चिमी, यानी कि कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तीसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा तीसरा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा उड़ीसा हो जाएगा। तीसरा उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है,
अगर बात किया जाए स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना यानी कि कहां जाकर गिरती है, स्वर्ण रेखा नदी कहां जाकर गिरती है, तो याद रखिएगा हमेशा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है सभी लोग, ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, कहां गिरती है, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और एग्जाम में पूछ दिया जाए किस यानी कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो याद रखिएगा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो हमेशा याद रखिएगा हुंडरू जलप्रपात है, याद रखिएगा किस नदी पर है, तो याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात भी स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। एक और पूछा जाता है कि जमशेदपुर जो टाटा नगर है वो किस नदी पर स्थित, बताइएगा जमशेदपुर जो टाटा नगर है वो किस नदी पर है, जमशेदपुर टाटा नगर किस नदी पर है, तो ये भी याद रखिएगा यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। तो ये सब फैक्ट्स को क्या कीजिएगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा सब लोग, 3 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। बोगोटा निम्न में से किस दक्षिण अमेरिकी देश की राजधानी है, बोगोटा निम्न में से किस दक्षिण अमेरिकी देश की राजधानी है, तो बताएंगे सभी लोग 3 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर क्या होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा जाता है सवाल, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमेशा याद रखिएगा कोलंबिया की राजधानी है। बोगोटा किसकी राजधानी है, तो याद रखिएगा कोलंबिया की राजधानी है। ऑप्शन क्या जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन क्या जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब कोलंबिया की बताइएगा कोलंबिया की मुद्रा क्या नाम है, यानी कि कोलंबिया की मुद्रा का क्या नाम है, तो याद रखिएगा पीसो। कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा पीसो है। जैसे भारत का जैसे मुद्रा का नाम क्या है, भारत में हम लोग क्या कहते हैं मुद्रा को, तो याद रखिएगा रुपया कहते हैं ना, उसी प्रकार यानी कि कोलंबिया में मुद्रा का नाम क्या है, याद रखिएगा यानी कि मीशो है कोलंबिया में मुद्रा का नाम। ठीक है, और बात किया जाए वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, बताइएगा आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा काराकस है। कहाँ है, याद रखिएगा काराकस है, जो कि वेनेजुएला के क्या है, राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। अगर बात किया जाए मुद्रा क्या है, इसका मुद्रा क्या है, याद रखिएगा वेनेजुएला का मुद्रा है बोलियर। क्या है, याद रखिएगा बोलियर है वेनेजुएला का मुद्रा का नाम। ठीक है, ये सबको क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ये सबको क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का रहा है कि निम्न में से कौन झील इंडोनेशिया में स्थित है, बताइएगा निम्न में से कौन सा ऐसा झील है जो इंडोनेशिया में स्थित है। बान झील होगा कि बैकाल झील होगा कि टोबा झील होगा कि लोपनूर झील होगा। तो सभी लोग 4 नंबर क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे और बताएंगे सब लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। जो निम्न में से कौन सा झील है जो इंडोनेशिया में स्थित है, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा जाता सवाल, तो ध्यान दीजिएगा इस सब सवालों पर और बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोबा झील हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा टोबा झील है जो याद रखिएगा इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टोबा झील याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा क्रेटर झील का क्या है, उदाहरण है। क्रेटर झील का क्या है, याद रखिएगा उदाहरण है। टोबा झील याद रखिएगा क्रेटर झील का उदाहरण है। अगर पूछा जाए टोबा झील का पानी कैसा है, पानी कैसा, याद रखिएगा मीठे पानी का ये झील है। याद रखिएगा मीठे पानी का झील है यानी कि टोबा झील। मीठे पानी का झील कौन है, याद रखिएगा टोबा झील है जो कि मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। ठीक है, बान झील कहाँ स्थित है, बताइएगा सब लोग। बान झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा तुर्की में स्थित है। बान झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा तुर्की में बान झील स्थित है। ये भी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। यानी कि बान झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा यानी कि तुर्की में स्थित है। और बैकाल झील की बात किया जाए तो याद रखिएगा बैकाल झील रूस में स्थित है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। और लोपनूर झील कहाँ स्थित, बताइएगा लोपनूर झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा लोपनूर झील है, याद रखिएगा चीन में स्थित है। किस में कहाँ स्थित है, याद रखिएगा चीन में लोपनूर झील है। और याद रखिएगा लोपनूर झील है, याद रखिएगा खारे पानी की झील है। कैसे पानी की झील है, याद रखिएगा खारे पानी की झील है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। कैलाश पर्वत श्रेणी निम्न में से किसका हिस्सा है, बताइएगा। कैलाश पर्वत श्रेणी है जो निम्न में से किसका हिस्सा, बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सब सवाल छपेगा तो ये सब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ये सब सवालों पर। ठीक है, और बताएंगे सब लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। जो कैलाश पर्वत श्रेणी निम्न में से किसका हिस्सा है, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल ये सब क्वेश्चन है, तो सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये सब सवालों पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कैलाश पर्वत हमेशा याद रखिएगा परा हिमालय का हिस्सा है।
पैरा हिमालय का हिस्सा है। हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पैरा को याद रखिएगा इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। याद रखिएगा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, यानी कि पूछा जाएगा कैलाश पर्वत किस श्रेणी का हिस्सा है, तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सबको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, चूना पत्थर बिहार के निम्न में से किस जिला समूह में पाया जाता है। चूना पत्थर बिहार के निम्न में से किस जिला समूह में पाया जाता है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो 6 नंबर क्वेश्चंस का आप लोग क्या करेंगे, छापेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा जाता है सवाल, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास, और क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास और मुंगेर जिला हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चूना पत्थर याद रखिएगा कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा रोहतास और मुंगेर जिला में पाया जाता है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये सबको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सारण और मुजफ्फरपुर में याद रखिएगा, सारण मुजफ्फरपुर, चाहे दरभंगा हो गया, चाहे दरभंगा हो गया, चाहे हो गया बेगूसराय हो गया, बेगूसराय, ये सब में देखिएगा, ये सब में हमेशा याद रखिएगा कौन सा खनिज पाया जाता है, याद रखिएगा हमेशा कौन सा खनिज पाया जाता है, याद रखिएगा सोरा खनिज पाया जाता है, सोरा खनिज पाया जाता है। याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा सारण और मुजफ्फरपुर जिला में, ठीक है। सोरा खनिज पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये सबको क्या कीजिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा गया और पटना में, इस सब में देखिएगा यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा अभ्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। ये सब पर क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जमुई में तो सोना भी पाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, सोना भी पाया जाता है। जमुई जिला में याद रखिएगा सोना का भी भंडार पाया जाता है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और कोयला भी पाया जाता है, कोयला भी, ठीक है। भागलपुर में हो गया, कोयला भी पाया जाता है इस समय, तो ये सब पर क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा है सब लोग, 7 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से मिलती है। 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा जाता है सवाल, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल क्वेश्चन से सब है, तो ध्यान दीजिएगा सब क्वेश्चनों पर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 राज्यों की सीमा लगाती है। याद रखिएगा 4 राज्यों की सीमा लगाती है। आने की कौन कौन हो गया, तो याद रखिएगा 4 राज्य में पहला राज्य हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरा की बात किया जाए तो दूसरा कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा दूसरा हो जाएगा नागालैंड। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा दूसरा, याद रखिएगा। और बात किया जाए तीसरा की, तीसरा कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा तीसरा हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। और चौथा की बात किया जाए तो याद रखिएगा चौथा की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, चौथा हमेशा याद रखिएगा मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा मिजोरम हो जाएगा। ये सबको क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और बात किया जाए भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बताइएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, छापेंगे सब लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, छापेंगे, ठीक है। कितना लगता है, याद रखिएगा 4096 किलोमीटर, 4096.7 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर ही होएगा, 4096 किलोमीटर लगता है। ये आप लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। अगर बात किया जाए सबसे छोटा स्थलीय सीमा, बताया जाएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत के साथ सबसे छोटा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो हमेशा याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो याद रखिएगा कितना लगती है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो बताइएगा अफगानिस्तान के साथ कितना सीमा लगती है। तो याद रखिएगा हमेशा अफगानिस्तान के साथ हमेशा याद रखिएगा कितने सीमा लगता है, तो याद रखिएगा 106 किलोमीटर की। याद रखिएगा 106 किलोमीटर की, याद रखिएगा 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। वो भी किससे, तो याद रखिएगा पीओके से, पीओके से, ये भी याद रखिएगा पीओके से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे सबको। तो म्यांमार से पूछा जाए तो याद रखिएगा कितना, तो याद रखिएगा
4 सीमा लगता है, ठीक है। याद रखिएगा म्यांमार के साथ कितने राज्यों की सीमा लगता है, तो याद रखिएगा 4 राज्यों की सीमा लगता है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बात किया जाए कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगता है, तो याद रखिएगा 5 राज्यों की सीमा लगता है। बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा सबसे ज्यादा लगता है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, जो भारत में सबसे कम मात्रा में वर्षा निम्नांकित में से किस वर्षा से होती है, बताइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे कम मात्रा में वर्षा निम्नांकित में से किस वर्षा से होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सबको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बताएंगे सब लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। जो भारत में सबसे कम मात्रा में वर्षा निम्नांकित में से किस वर्षा से होती है, तो बताएंगे सब लोग 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, याद रखिएगा कहां से यानी कि उत्पन्न होती है, याद रखिएगा यानी कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है, याद रखिएगा भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। पश्चिमी विक्षोभ याद रखिएगा कहां से उत्पन्न होती है, याद रखिएगा भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे सब लोग, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि निम्न में से कौन घाटी तमिलनाडु में है, बताइएगा। निम्न में से कौन सी घाटी है जो तमिलनाडु राज्य में है, सभी लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। जो निम्न में से कौन सी घाटी है जो तमिलनाडु राज्य में है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल है सब क्वेश्चन से। तो सभी लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। जो बहुत बार एग्जाम में हालांकि पूछा गया सवाल है, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंबम घाटी हो जाएगा, जो कि कहां स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कंबम घाटी है जो याद रखिएगा कहां स्थित है, याद रखिएगा कि तमिलनाडु कि राज्य में स्थित है। जुकू घाटी कहाँ स्थित है, याद रखिएगा जुकू घाटी की बात किया जाए तो याद रखिएगा नागालैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, नागालैंड में जुकू घाटी स्थित है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, सब लोग छापेंगे, ठीक है। नागालैंड में जुकू घाटी स्थित है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, छापेंगे, ठीक है। अराकू घाटी कहाँ स्थित है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी स्थित है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, सब लोग छापेंगे, ठीक है। शांत घाटी की बात किया जाए, शांत घाटी कहाँ स्थित है, बताइएगा। ये शांत घाटी है, याद रखिएगा जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है बाबू, याद रखिएगा जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी घाटी है, याद रखिएगा शांत घाटी है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा शांत घाटी कहाँ की है, याद रखिएगा शांत घाटी है जो हमेशा याद रखिएगा केरल में, ठीक है, केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, याद रखिएगा केरल में स्थित है शांत घाटी, हमेशा याद रखिएगा केरल में स्थित है शांत घाटी। और पूछा जाए केरल के किस जिला में, याद रखिएगा केरल के हमेशा याद रखिएगा पलक्कड़ जिला में, याद रखिएगा किस जिला में, याद रखिएगा पलक्कड़ जिला में स्थित है। पलक्कड़ जिला में, केरल के पलक्कड़ जिला में ये शांत घाटी स्थित है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सबको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और पहाड़ी की बात किया जाए तो कौन सा पहाड़ी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ी की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, गोदावरी डेल्टा का विस्तार किस राज्य में, बताइएगा। गोदावरी डेल्टा का विस्तार किस राज्य में है, बेहद इंपॉर्टेंट है। सब जितना भी करा रहे हैं याद रखिएगा ये बुक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बुक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये सब क्वेश्चंस भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट ही होगा। गोदावरी डेल्टा का विस्तार किस राज्य में, उड़ीसा में होगा कि आंध्र प्रदेश में होगा कि तमिलनाडु में होगा कि महाराष्ट्र में होगा कि 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। गोदावरी डेल्टा का निर्माण किस राज्य में, का विस्तार किस राज्य में है, बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटल है सब क्वेश्चन से, तो ध्यान देंगे इस सब क्वेश्चन ऊपर, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा गोदावरी डेल्टा याद रखिएगा ना कि किसका हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस राज्य में, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी के बारे में भी जान लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ बहती है, बताइएगा। गोदावरी कहाँ से बहती है, स्टार्ट होती है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश।
कहां से? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से बहती है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। कहां से बहती है? याद रखिएगा यानी कि आंध्र प्रदेश में बहती है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे सभी लोग, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और बात किया जाए यानी कि गोदावरी नदी कहाँ जाकर गिरती है, ये भी आप लोग छापेंगे सब लोग। गोदावरी नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो हमेशा याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है गोदावरी नदी। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सब लोग क्या करेंगे, ध्यान में सबको रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। हालांकि 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि पौधे का कौन सा भाग परागण में भाग लेता है? पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जो परागण में भाग लेता है? बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल ये सब क्वेश्चन से, तो सभी लोग ये सब क्वेश्चनों पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे और बताएंगे सभी लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटल ये सब क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में सब छापने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा पुष्प यानी फूल हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग परागण में भाग लेता है? याद रखिएगा पुष्प ही लेता है, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करें सभी लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का की रैंकिंग क्या है? ये देखिएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर्स सभी क्वेश्चंस मिला हुआ है, ठीक है, सभी क्वेश्चंस मिला हुआ है। करंट अफेयर्स भी रहेगा इसमें और याद रखिएगा हिंदी का भी क्वेश्चंस रहेगा, हिंदी का भी क्वेश्चंस रहेगा, साइंस का भी क्वेश्चंस रहेगा। या अभी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, साइंस का भी क्वेश्चंस रहेगा, हिंदी का भी क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो चलिए बताइए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग का क्या है? याद रखिएगा भारत की जो रैंकिंग हो जाएगा, याद रखिएगा 71वां रैंकिंग हो जाएगा। कैमा रैंकिंग हो जाएगा? तो याद रखिएगा 71वां रैंकिंग हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और याद रखिएगा इस सूचकांक में कितने देश शामिल हुए थे? याद रखिएगा किया गया था, किया गया है, याद रखिएगा 118 देश शामिल किया गया। कितना देश शामिल किया गया है? याद रखिएगा 118 देश शामिल किया गया, यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में, ठीक है। जिसमें से देखिएगा 118 देश में से यानी कि 71वां रैंक किसका है? याद रखिएगा अपना भारत का है। 71वां रैंक है, याद रखिएगा अपना भारत का है, ठीक है, याद रखिएगा। अब पिछले वर्ष ने 2024 में देखिएगा 2024 में था कितना रैंकिंग इसका, कि 2024 में देखिएगा रैंकिंग इसका था, याद रखिएगा कितना, 63वां स्थान पर था भारत, 63वां स्थान पर था, यानी कि और 2025 में देखिए 71वां स्थान पर आ गया, ठीक है, 71वां स्थान पर आ गया 2025 में। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा सब लोग 13 नंबर क्वेश्चंस पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? ये भी देखिएगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, लेकिन VVI क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चनों पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा नाइट्रोकैप्ट, नाइट्रोकैप्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस पुरस्कार के साथ साथ देखिएगा कि इस पुरस्कार के साथ साथ कितना पैसा रकम मिला था, रकम की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा कितना नगद पैसा मिला था, तो याद रखिएगा $2 मिलियन, याद रखिएगा $2 मिलियन नगद पैसा मिला था, याद रखिएगा $2 मिलियन नगद पैसा मिला था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। सभी लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 का 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब क्वेश्चनों पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो सभी बताएंगे, तो याद रखिएगा स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा डायमंड लीग में
इस लीग में ना भाला कितना फेंका था नीरज चोपड़ा ने, बताइएगा। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने भाला कितने मीटर तक फेंका था, तो याद रखिएगा 88.16 मीटर तक फेंका था भाला। सोच सकते हैं 88.16 मीटर तक भाला फेंक चुके थे, तब इनको स्वर्ण पदक यानी कि जीता स्वर्ण पदक मिला था, याद रखिएगा। तब इनको स्वर्ण पदक मिला था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। दूसरा नंबर पर कौन है, बताइएगा दूसरा नंबर पर कौन है। याद रखिएगा दूसरा नंबर पर हो जाएंगे जूलियन बेवर हो जाएगा। दूसरा नंबर पर हो जाएगा जिनको स्वर्ण पदक मिला है, जूलियन बेवन हो जाएगा। याद रखिएगा बेवर हो जाएगा, बेवर जो कि दूसरा नंबर पर हो जाएंगे। और तीसरा नंबर पर कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा तीसरा नंबर पर हो जाएंगे जो इन्होंने याद रखिए कितना मीटर का भाला फेंका था, तो याद रखिएगा 87.88 मीटर फेंका था। 87.88 मीटर फेंका था। ये कहाँ के थे, तो याद रखिएगा जर्मनी के थे। कहाँ के थे, तो याद रखिएगा जर्मनी के थे। लेकिन नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा अपना प्यारा भारत का है। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा अपना प्यारा भारत का है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सबको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर करा कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां है, बताइएगा। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां होगा, हैदराबाद होगा कि बेंगलुरु होगा कि तिरुवनंतपुरम होगा कि चेन्नई होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी लोग छापेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे, छापेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा चेन्नई हो जाएगा। कहां हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। ये सबको क्या करेंगे, याद रखिएगा। चलिए और एक ठो सवाल आप लोग से पूछते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है सब सवाल, ठीक है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां है, बताइएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां होगा, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली। याद रखिएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। दूसरा की बात किया जाए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय कहां हो जाएगा, केंद्रीय, याद रखिएगा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्रयागराज हो जाएगा। ये सब क्या होता है कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, प्रयागराज हो जाएगा। तीसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा तीसरा हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय, बताइएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां होगा, तो याद रखिएगा पूर्वी क्षेत्रीय की परिषद का मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता, याद रखिए कोलकाता हो जाएगा। चौथा की बात किया जाए तो याद रखिएगा चौथा हो जाएगा, कि पश्चिमी, बताइएगा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां होगा, तो याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। ये सबको क्या कीजिएगा, नोट पॉइंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। पचमा की बात किया जाए तो याद रखिएगा पचमा को हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्रीय, बताइएगा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां होगा, तो याद रखिएगा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई। कहां हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, जो अभी आप लोग को बताएं, ठीक है। और छठा आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, छठा हो जाएगा पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहां है, बताइएगा। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहां है, तो याद रखिएगा शिलांग हो जाएंगे। कहां हो जाएगा, तो याद रखिएगा शिलांग हो जाएंगे। तो ये सबको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये सबको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सबको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, 16 नंबर क्वेश्चंस पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चंस करा है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की उद्घोषणा को कितने समय के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए, तो बताइए। बेहद इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल, तो ध्यान दे सकते हैं सब सवालों पर, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 माह तक। कितने माह तक, तो याद रखिएगा 1 माह तक। ऑप्शन क्या जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब लोग आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या की कितनी भाग होती है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, जो तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 भाग में से 5 भाग हो जाएंगे, 6 भाग में से 5 भाग हो जाएंगे। ऑप्शन क्या जाएगा, सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था,
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान देंगे सब सवालों पर। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था कि 1951 में हुआ था कि 1955 में हुआ था कि 1961 में हुआ था? तो बताएंगे सभी लोग, यानी कि आज 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सभी लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, जो कौन कौन बताते हैं सभी लोग बताएंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1951 में सबसे पहली बार हुआ था। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा, ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा है जो, चलिए बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन कब भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे? बताइएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन कब भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे? चलिए बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, जो शैबिल बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1967 से 1969 तक, मात्र 2 साल तक यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन थे? याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, जो कि भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे प्रथम। ठीक है, और बात किया जाए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ दिया जाए तो आप उपराष्ट्रपति पूछ दिया जाए तो आप लोग बताइएगा क्या उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा हालांकि कौन थे सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन थे सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया जाता है, प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जो कि क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उपराष्ट्रपति यानी कि कृष्ण मूर्ति थे, क्या कौन थे बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में। जो यानी कि दूसरे बार राष्ट्रपति बने थे, जो दूसरे बार राष्ट्रपति बने थे, आप लोग छापिएगा सब लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1967 से 1969 तक ये यानी कि राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जाकिर हुसैन जी के मृत्यु कब हुआ था, ये भी तो पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन जी का मृत्यु कब हुआ था। तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन जी का जो मृत्यु हुआ था हमेशा याद रखिएगा 3 मई 1969 को। ठीक है, 3 मई 1969 को इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया। 3 मई 1969 को इनका मृत्यु हो गया था, इसलिए मात्र 2 साल तक ही राष्ट्रपति रहे थे, इसलिए ये मात्र 2 साल तक ही यानी कि राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा यानी कि चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा सब लोग आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया? बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताइएगा भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे सब लोग इसका सही उत्तर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, सबसे प्रथम बार लिखित संविधान किसका है? तो याद रखिएगा हमेशा लिखित संविधान की बात किया जा रहा है तो याद हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे प्रथम बार लिखित संविधान किसका है? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा, जो कि सबसे प्रथम बार लिखित संविधान था। लेकिन ये भी याद रखिएगा सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो याद रखिएगा अपना प्यारा भारत का है। ठीक है, अपना प्यारा भारत का है, याद रखिएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो याद रखिएगा अपना प्यारा भारत का हो जाएगा, जिसमें देखिए अभी 450 प्लस अनुच्छेद हो गया, लेकिन मूल संविधान की बात किया जाए तो अनुच्छेदों की संख्या कितना था? तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद था, लेकिन वर्तमान में 450 से प्लस अनुच्छेद हो गया। ठीक है, भाग की बात किया जाए तो कितना है? तो याद रखिएगा 22 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो 25 भाग हो गया। ठीक है, और बात किया जाए अनुसूची की बात किया जाए तो पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो कितना अनुसूची हो गया है? तो याद रखिएगा 12 अनुसूची हो गया है। ये सब पर क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ठीक है, ये सब प्रश्नों पर क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। सहकारिता से संबंधित उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में, बताइएगा। सहकारिता से संबंधित उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो किस नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा भाग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 9 के बी में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा है सब लोग देखिएगा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट है, चलिए बताएंगे सब लोग। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखिएगा जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा नेमिनाथ हो जाएंगे, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। ये सबको क्या करेंगे, याद रखेंगे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा नेमिनाथ थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए पार्श्वनाथ कैमे तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ कैमे तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ जी हो जाएंगे, जो कि 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, यानी कि पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। प्रथम तीर्थंकर की बात किया जाए तो याद रखिएगा प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो याद रखिएगा प्रथम तीर्थंकर था ऋषभदेव, याद रखिएगा ऋषभदेव हो जाएगा, जो कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर था। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये आपको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और अंतिम तीर्थंकर कौन था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, अंतिम तीर्थंकर कौन था? तो याद रखिएगा कौन था? महावीर स्वामी था। कौन था? महावीर स्वामी जी, यानी कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर था, यानी कि 24वें तीर्थंकर थे ये, यानी कि। और पूछा जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिए वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि महावीर स्वामी ही वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और पूछा जाए जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? तो द्वितीय तीर्थंकर की बात किया जाए तो याद रखिएगा आदिनाथ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आदिनाथ हो जाएगा, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर जी हो जाएंगे, जो कि आदिनाथ हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। सॉरी अजीतनाथ हो जाएंगे, अजीतनाथ हो जाएंगे, याद रखिए कौन हो जाएंगे? अजीतनाथ हो जाएंगे, जो कि जैन धर्म के क्या है, द्वितीय तीर्थंकर है। अजीतनाथ हो जाएंगे, जो कि जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। 20वें तीर्थंकर कौन है? तो याद रखिएगा 20वें तीर्थंकर हो जाएगा मुनि सुब्रत, 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत हो जाएंगे, ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा। नेमिनाथ हो जाएंगे, जो कि 21वें तीर्थंकर हो जाएंगे, और नेमिनाथ हो जाएंगे, जो कि 22वें तीर्थंकर हो जाएंगे, 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे पार्श्वनाथ हो जाएंगे, और 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे महावीर स्वामी, जो कि यानी कि वास्तविक संस्थापक थे, यानी कि जैन धर्म के। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, हमेशा इस सबको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है जो सभी लोग 23 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन करा कि असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा? असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो याद रखिएगा समीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा है जो जिसने जीता न जा सके बाघ के लिए एक शब्द कौन सा होगा? देखिएगा ये सब हिंदी का सवाल है, हिंदी का सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग क्या करना, हिंदी का सवाल भी आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा अजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करें सब लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? एक खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सब लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। जो एक खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? याद रखिएगा ना कि मांसाहारी होते हैं, जो कि तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रथम उपभोक्ता कौन होते हैं? याद रखिएगा कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं, उत्पादक होते हैं, जो कि क्या है, यानी कि प्रथम उपभोक्ता होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और बात किया जाए द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, तो याद रखिएगा द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे कौन, मांसाहारी हो जाएंगे, जो कि कौन हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर तृतीय हो जाएगा उपभोक्ता, यानी कि मांसाहारी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा शाकाहारी जो हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाएगा, जो द्वितीय हो जाएगा, ठीक है, सर्वाहारी द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा सर्वाहारी, हमेशा याद रखिएगा मांसाहारी और सर्वाहारी द्वितीय उपभोक्ता में हो जाएगा। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा का रख रखाव करता है? बेहद इंपॉर्टेंट है,
ये भी एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। बताइएगा मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा रख रखाव करता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा सेरिबेलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना है सब लोग, आगे देखिएगा। कोशिका का कौन सा अंगक प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? कोशिका का कौन सा अंगक है जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ये सब क्या है, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बस खाली मैथ का क्वेश्चन छूटा है, बाकी सभी क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा, जो कि अंगक प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। ऑप्शन क्या जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन क्या जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? याद रखिएगा पावर हाउस, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाइसोसोम किसको कहते हैं? याद रखिएगा आत्महत्या का थैली, आत्मघाती की थैली किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहते हैं। आत्मघाती की थैली किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम हो जाएगा। जो भी राइबोसोम लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो भी राइबोसोम लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा सब लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कार्बन की मात्रा के बढ़ते क्रम में लोहे के विभिन्न रूपों को व्यवस्थित करें। कार्बन की मात्रा यानी किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है? पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिक है। क्या पिटवाल लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है? जी बिल्कुल अधिक है, यानी कि सही बात है भाई, पिटवाल लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है। और बात किया जाए यानी कि दूसरा नाम कौन हो जाएगा, इस्पात में फिर कार्बन की मात्रा क्या है, यानी कि अधिक हो जाएगा। और फिर लोहा में हो जाएगा, कच्चा लोहा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 3 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 3 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर इस्पात हो जाएगा, 3 हो गया और 2 हो गया कच्चा लोहा। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, 29 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे चुना गया है? बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी लोग छापेंगे, सभी लोग इसको छापेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे चुना गया है? 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। सभी लोग जवाब देंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल ये सब क्वेश्चन से, तो ये सब क्वेश्चनों पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे और बताएंगे सभी लोग इसका सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग बताएंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्वती तिर्की हो जाएगा, पार्वती तिर्की हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पार्वती तिर्की हो जाएगा। फिर उगना, याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया है, याद रखिएगा अकादमी पुरस्कार मिला गया है। ठीक है, यानी कि युवा पुरस्कार मिला गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर। अगर बात किया जाए पार्वती तिर्की कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी आप लोग बताइएगा कि पार्वती तिर्की कहाँ के रहने वाली है। अरे कि झारखंड राज्य के रहने वाले हैं, झारखंड राज्य के रहने वाले हैं। एक आदिवासी महिला थी, आदिवासी महिला थी ये, याद रखिएगा कि पार्वती तिर्की आदिवासी महिला थी। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये 35 वर्ष की आयु में सोच सकते हैं, 35 वर्ष की आयु में यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ले लिए, यानी कि 35 वर्ष की आयु में साहित्य अकादमी पुरस्कार ले लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा
ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, बताइएगा। हालांकि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा 1955 से हुई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 से हुई है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा इसके तहत, याद रखिएगा जब साहित्य अकादमी किसी को मिलता है पुरस्कार, चाहे देखिएगा यानी कि पार्वती तिर्की जी को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो इसमें देखिएगा 50,000 रुपया भी मिलता है, ठीक है, 50,000 रुपया भी मिलता है नकद। याद रखिएगा इस पुरस्कार के साथ 50,000 रुपया भी मिलता है, ठीक है। और एक तांबे की पट्टी मिलता है, तांबे की पट्टी मानिए, याद रखिएगा मिलता है वो सबको, ठीक है। यानी कि इस पुरस्कार के साथ 50,000 रुपया भी मिलता है। और साहित्य अकादमी की शुरुआत कब हुआ था, याद रखिएगा 1955 में हुआ था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखें। चलिए आगे देखिएगा, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है, सभी लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, अश्विनी लोहानी हो जाएंगे। ऑप्शन के जो भी बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय का जो निदेशक की नियुक्ति की गई थी, इनको मात्र 3 साल के लिए ही नियुक्त किया गया है, मात्र 3 साल के लिए ही ये पद दिया गया है। और इसके बाद क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये भारतीय रेलवे अधिकारी, रेलवे सेवा में, यानी कि IRMS, याद रखिएगा यहाँ पर IRSME के पद पर रहे, अधिकारी के पद पर रहे, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे सेवा के IRSME के पद पर रहे, और कब रहे हैं याद रखिएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा 1980 के बीच में, 1980 में रहे थे। कब रहे थे याद रखिएगा, 1980 में रहे थे, अध्यक्ष के रूप में रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा, अध्यक्ष के रूप में रहे थे। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे कह रहा है कि 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लाइन किस देश द्वारा शुरू किया गया, बताइएगा। 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लाइन किस देश द्वारा शुरू किया गया, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा इजराइल द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन क्या जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इजराइल द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन क्या जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और बताइएगा इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा इजराइल की राजधानी हमेशा रखिएगा यरूशलेम है। कहाँ है, याद रखिएगा हमेशा कहाँ हो जाएगा, यरूशलेम हो जाएगा, यरूशलेम, याद रखिएगा यरूशलेम हो जाएगा, याद रखिएगा यरूशलेम हो जाएगा, जो कि इजराइल की क्या है, राजधानी है, ठीक है। और याद रखिएगा इसका मुद्रा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मुद्रा जो यहाँ चलता है इजरायली, याद रखिएगा इजरायली मुद्रा ही चलता है, इजरायली न्यू शकेल, याद रखिएगा न्यू शकेल मुद्रा चलता है, न्यू शकेल मुद्रा चलता है यहाँ का, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा। और कुछ थोड़ा सा ऑपरेशन के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। एक ठो अपना भारत में भी चला है ऑपरेशन, ऑपरेशन अपना भारत में भी चला है, ऑपरेशन, याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर कहां चला है, याद रखिएगा भारत में चला है। ऑपरेशन सिंदूर कहां चला है, याद रखिएगा भारत में चला है, ठीक है। और एक और चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा ऑपरेशन चक्रफाई, चक्रफाई भी कहां चला है, याद रखिएगा भारत में ही चला है। ऑपरेशन चक्रफाई भी भारत में ही चला है, ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और याद रखिएगा ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चला है, याद रखिएगा भारत में ही चला है। ये सब कहाँ चला है, याद रखिएगा भारत में ही चला, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा ये सबको क्या करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है सब लोग। 32 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है, किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। ऑप्शन क्या जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है सब लोग आगे ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुलामगिरी निम्नांकित में से किसकी रचना, गुलामगिरी निम्नांकित में से किसकी रचना है, बताइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या, गुलामगिरी निम्नांकित में से किसकी रचना है, याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, ज्योतिबा राव गोविंद राव फुल्ले को,
ज्योतिराव गोविंद राव फुल्ले का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। और बात किया जाए यानी कि गोविंद राव फुल्ले ने, याद रखिएगा, एक ठो यानी कि समाज का भी स्थापना किया है, सत्य शोधक समाज की। सत्य, याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया है? तो याद रखिएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना हमेशा याद रखिएगा ज्योतिबा राव फुल्ले ने किया है। कब किया है? तो याद रखिएगा, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कब किया है? तो याद रखिएगा 1873 ईस्वी में किया है। कब किया है? तो याद रखिएगा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया है? तो याद रखिएगा गोविंद राव फुल्ले ने किया है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा। और बात किया जाए इनका जन्म कहाँ हुआ है, बताइएगा। ज्योतिबा राव फुले का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1827 में हुआ था। इनका जन्म 1827 में हुआ था। और बताइएगा कहाँ हुआ था? याद रखिएगा पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा पुणे में हुआ था इनका जन्म। पुणे में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और इनका यानी कि 1827 से लेकर 1890 तक ही जीवित रहे। 1890 तक ही जीवित रहे, यानी कि 1890 में इनका क्या हो गया, यानी कि देहांत हो गया, ठीक है। 1890 में क्या हो गया, यानी कि देहांत हो गया। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है सब लोग, 34 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 करा, एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? याद रखिएगा, एक समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है हमेशा याद रखिएगा कैसा होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में छापेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा हमेशा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। आभासी एवं क्या होता है, सीधा होता है। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 35 करा है कि ध्वनि की तारत्वा किस गुण पर निर्भर करती है? ध्वनि की तारत्वा किस गुण पर निर्भर करती है? याद रखिएगा हमेशा की आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस पर निर्भर करती है? याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर करें ग्लोबल, यहाँ पर देखिए करेंट अफेयर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 36 नंबर क्वेश्चंस का जवाब देंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो याद रखिएगा कुमार मंगलम बिड़ला को, कुमार मंगलम बिड़ला को यानी कि क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा भारतीय यानी कि उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमेशा याद रखिएगा राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन क्या जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और बताइएगा भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो याद रखिएगा 1895 हुआ था इसकी स्थापना, यानी कि CII की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1895 ईस्वी में हुआ था। और बात करें मुख्यालय कहाँ था? तो याद रखिएगा नई दिल्ली था, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय कहाँ था? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी इनका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा सब लोग। 38 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 3 जून 2025 को IPL का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स यानी कि RCB ने किस टीम को हराकर जीता था? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा पंजाब किंग्स को यानी कि PVKS को हराकर, ऑप्शन क्या जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। नहीं, पंजाब किंग्स को हराकर RCB ने जीता था। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये आप लोग क्या करेंगे हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और बताइएगा 18वें सीजन IPL 2025 यानी कि कप्तान कौन थे? याद रखिएगा रजत पाटीदार थे। यानी इसका कप्तान कौन थे, यानी कि RCB के कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार थे। आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये सब तो आप लोग को आधी होगा। रजत पाटीदार यानी कि RCB के क्या थे, कैप्टन थे, RCB के कैप्टन थे। और PVKS के कैप्टन कौन थे? याद रखिएगा कौन थे? सरपंच जी मतलब श्रेयस अय्यर थे, यानी कि सरपंच जी मतलब श्रेयस अय्यर थे। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा सब लोग। आगे यहाँ पर देखिएगा सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है?
सरहुल उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी लोग 39 नंबर क्वेश्चंस का जवाब देंगे। हिमाचल प्रदेश में कि झारखंड में कि उत्तर प्रदेश में कि उत्तराखंड में? सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सरहुल उत्सव हमेशा रखिएगा झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सरहुल उत्सव हमेशा रखिएगा यानी क्या झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल उत्सव हमेशा रखिएगा झारखंड में मनाया जाता है। और याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है सरहुल उत्सव? तो याद रखिएगा चैत्र मास में मनाया जाता है। चैत्र मास में मनाया जाता है। और किन किन राज्यों में मनाया जाता है? झारखंड में तो मनाया जाता ही है, लेकिन और कौन कौन सा राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी ये यानी कि सरहुल उत्सव मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में भी ये उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? याद रखिएगा चैत्र महीना में मनाया जाता है। याद रखिएगा चैत्र महीना में मनाया जाता है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये सरहुल जो पर्व है यानी कि उत्सव है, याद रखिएगा किस चीज का पर्व है? याद रखिएगा फूलों का पर्व है। याद रखिएगा फूलों का पर्व है। याद रखिएगा सरहुल उत्सव है, याद रखिएगा कि फूलों का एक पर्व है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये सबको क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का बताइएगा कौन सा उत्सव है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो उत्सव है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला जो है जो क्या है उत्तर प्रदेश का मेला जो कि बहुत फेमस मेला है। ठीक है, नौचंदी मेला हो गया। उत्तराखंड का कौन सा मेला है? याद रखिएगा उत्तराखंड का सबसे बढ़िया मेला हो जाएगा गौचर मेला। गौचर मेला है जो याद रखिएगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला है यानी कि गौचर मेला हो जाएगा। और बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है बताइएगा? बिहार का बल्कि नहीं बल्कि पूरा बत्ती में भारत में सबसे बड़ा मेला है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला याद रखिएगा ये पशुओं का मेला है। कैसा किसका मेला है? याद रखिएगा पशुओं का मेला है। याद रखिएगा पशुओं का मेला हाल ही फिलहाल लगा था, पशुओं का मेला है। ठीक है, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश का मेला कौन सा है? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का जो मेला है लाबी मेला, एक तो बहुत प्रसिद्ध मेला है हिमाचल प्रदेश का लाबी। याद रखिएगा लाबी मेला है। और एक और है भोज फेयर नाम से है। ठीक है, एक और जान लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मेला है? ड्रीग उत्सव। ठीक है, चलिए सब मेला को याद रखिएगा, उत्सव को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? मध्यपाषाण कहते हैं कि लघुपाषाण कहते हैं कि नवपाषाण कहते हैं कि पुरापाषाण कहते हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा हो जाएगा? तो याद रखिएगा मध्यपाषाण हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा? ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है जो वाणिज्य शब्द मुख्यतः किसे संदर्भित करता है? वाणिज्य शब्द मुख्यतः किसे संदर्भित करता है? 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो वाणिज्य शब्द किसे संदर्भित करता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तुओं को वितरण को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ किया गया था? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2020 को हमेशा याद रखिएगा आत्मनिर्भर रोजगार यानी कि योजना यानी कि आरंभ की गई थी। ठीक है, और बताइएगा पहले शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत आरंभ की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी ये भी आप लोग छापिएगा। किसके द्वारा किया गया था? तो निर्मला सीतारमन द्वारा। निर्मला सीतारमन द्वारा, सीतारमन के द्वारा किया गया था। ये आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, ये सबको क्या करेंगे? याद रखेंगे। निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। सब लोग ध्यान दीजिएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? सब लोग छापिएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में यानी कि आईपीएल में यानी कि ऑरेंज कप किसे दिया जाता है? सभी लोग बताइएगा। पहले बताइएगा आईपीएल की शुरुआत कब से हुई है? तो याद रखिएगा 2007 से। इसका स्थापना कब हुआ था यानी कि आईपीएल का? तो याद रखिएगा 2007 में इसकी क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। 2007 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ। ठीक है, लेकिन पहला सीजन कब हुआ था बताइएगा? आईपीएल का पहला सीजन कब हुआ था ये भी आप लोग बताइएगा। आईपीएल का पहला सीजन हुआ था, हमेशा याद रखिएगा 2008 में। 2008 में आईपीएल का पहला सीजन हुआ था, आयोजित किया गया था। ठीक है,
और जिसमें कितने टीम भाग लिया था, तो याद रखिएगा पहला सीजन में याद रखिएगा 8 टीम भाग लिया था। कितने टीम भाग लिया था, तो याद रखिएगा 8 टीम भाग लिया था। ठीक है, और बात किया जाए इंडियन प्रीमियर यानी कि आईपीएल की स्थापना कब हुआ था, 2007 में, लेकिन पहला सीजन कब हुआ था, 2008 में, जिसमें कितना भाग लिया था, तो याद रखिएगा 8 टीम भाग लिया था। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है, तो याद रखिएगा किसे दिया जाता है, यानी कि लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है। ऑप्शन क्या जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। यानी कि 2025 में किसे दिया गया था बताइएगा, यानी कि ऑरेंज कप किसे दिया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा तो कि 2025 में ऑरेंज कप किसे दिया गया था, जो कि न्यू खिलाड़ी था, न्यू खिलाड़ी था, बताइएगा आप लोग, यानी कि जो कि गुजरात टाइटंस में खेल रहा था, यानी कि गुजरात टाइटंस में वो खेल रहा था। ठीक है, अभी टेस्ट में भी उसका यानी कि जगह मिल गया है। ठीक है, टेस्ट में भी उसका जगह मिल गया है, तो बताइएगा आप लोग कौन था 2025 में ऑरेंज कप किसे मिला था, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है, निम्न में से कौन सा है जो भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए छापिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो निम्न में से कौन है जो भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है, स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, ये तो आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, और गणतंत्र दिवस भी हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गांधी जयंती बताइएगा 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और बताइएगा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये नहीं है पर्व हमारा। ठीक है, ये पर्व मना, ये है ही नहीं पर्व हमारा। ठीक है, ऑप्शन क्या देगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहा है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। यहाँ पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बहिष्कृतों के कल्याण हेतु संस्था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन क्या जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने ही याद रखिएगा भारत का संविधान लिखा था, भारत का संविधान लिखा नहीं था, संविधान इनको द्वारा पिता माना जाता है, संविधान का पिता इन्हीं क्यों माना जाता है। ठीक है, लिखा तो कौन था लिखा था, यानी कि भारत का संविधान किसने लिखा था, बताइएगा संविधान किसने लिखा था, आप लोग बताइए तो संविधान को किसने लिखा था, बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो संविधान को किसने लिखा था, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि कौन थे, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। और अंतिम सवाल है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क्या जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा होगा। चलिए क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा कि कैसा लगा क्लास जो, और आप लोग 45 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।